हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 के फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मास और वेट में डिफरेंशिएट करना है। आज मैं आप लोग को मास और वेट के बीच में अंतर बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को मैं आज एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे हम लोग चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले मास समझते हैं कि मास आखिर क्या होता है। तो मास समझाने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा केमिस्ट्री की ओर ले जाता हूं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, इस दुनिया में जो कुछ भी वस्तु आप देख रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट आखिर किस चीज का बना हुआ है। तो दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि कोई भी वस्तु छोटे छोटे कण के बने हुए होते हैं। अब वो कण किस चीज का है वो डिपेंड करता है कि आपका वस्तु क्या है। अगर मैं बात करूं इस प्लास्टिक पेन की, ये पेन किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का, तो निश्चित ही कहेंगे कि ये पेन प्लास्टिक के छोटे छोटे कण के बने हुए हैं। अगर मैं दूसरा उदाहरण इस व्हाइट बोर्ड का लूं तो मैं कह सकता हूं कि ये व्हाइट बोर्ड लकड़ी के छोटे छोटे कण के बने हुए हैं, या फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स कहिए या फिर मैटर कहिए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर का बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ है, या फिर आप उसी पदार्थ को और अगर डिटेल में बोलेंगे तो बोलेंगे छोटे छोटे कण का बना हुआ है, यानी कि पार्टिकल का बना हुआ है। यदि मैं एक एग्जांपल दूं बुक का, मान लेते हैं ये एक बुक है, तो ये बुक कह सकते हैं कि ये कागज के छोटे छोटे कण का बना हुआ है। तो इसमें कौन सा पदार्थ है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस किताब में कौन सा पदार्थ मौजूद है, तो आप बताएंगे इस किताब में कागज है। कागज ही वो पदार्थ है जिसका एक अलग नाम दे दिया गया है। बहुत सारे कागज थे, उस बंडल ऑफ कागज को हम लोग नाम दे दिए किताब। अगर इसी तरह से वो कागज का दूसरा बंडल जो कि पूरा प्लेन है, तो उसको हम लोग कॉपी नाम दे देते हैं। ये छपा हुआ था इसीलिए हम लोग इसको किताब नाम दे दिए। तो दोस्तों, होप आप समझ पाए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना हुआ होता है वो पदार्थ का बना हुआ होता है, या फिर कहेंगे और अगर डिटेल में कि वो उस पदार्थ के छोटे छोटे कण से बने हुए हैं। तो अब आइए समझते हैं मास को, कि मास आखिर क्या है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मात्रा उसके पदार्थ का होता है, या फिर कहेंगे जितनी मात्रा में उनमें वो कण मौजूद होते हैं, उसी मात्रा को हम मास कहते हैं। क्या मैंने कहा, एक बार थोड़ा सा अच्छे से और समझाता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट पार्टिकल का होता है, या फिर कहेंगे जितना अमाउंट उसके मैटर का होता है, वही अमाउंट, वही क्वांटिटी को हम मास कह रहे होते हैं। तो आप देख पाएंगे मैंने यहां लिखा है वही चीज कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में जितना क्वांटिटी उसके मैटर का उसमें प्रेजेंट होता है, उसे ही हम मास कहते हैं। तो होप आप समझ पाए होंगे कि मास आखिर किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वेट में। तो दोस्तों, वेट इस मास से कंप्लीटली अलग है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि मास और वेट तो लगभग एक से है, लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से जब आप डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मास और वेट कंप्लीट दो अलग चीज हैं। तो वेट क्या होता है थोड़ा सा समझिए। आप लोगों को पता ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और साथ ही साथ जो अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इसका एक अलग नाम दिया जाता है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो दोस्तों, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, वही फोर्स को हम वेट कहते हैं। क्या कहा मैंने, कि जिस बल से पृथ्वी किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी ओर खींच रहा होता है, उसी फोर्स को, उसी बल को हम वेट कहते हैं। तो अभी मान लीजिए कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया था किताब का, बुक का, तो कहेंगे कि इस बुक को जितना फोर्स से अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, उसे ही हम कहते हैं वेट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, न्यूटन के सेकंड लॉ में आपने पढ़ा है कि फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो मास इंटू, अभी यहां जो ग्रेविटी की बात हो रही थी यानी अर्थ के केस में एक्सेलरेशन g हो जाता है। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो देखिए वेट क्या होता है। तो कहेंगे कि यहाँ m के जगह पे ये 5 लिख देंगे और g का वैल्यू आप लोगों को पता है 9.8। तो 9.8 को ऑलमोस्ट पूरा ले लेते हैं हम 10, तो 10 इंटू 5 टोटल 50 हो जाएगा। तो 50 न्यूटन आपका फोर्स होगा, या फिर इसी फोर्स को हम कहते हैं वेट। यदि कोई ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, यदि किसी ऑब्जेक्ट में उसके अंदर मौजूद जो पदार्थ हैं, जो कण है, उसका मात्रा यदि 5 किलो है, तो कहेंगे कि उसका वेट 50 न्यूटन हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि आखिर मास और वेट में क्या बेसिक डिफरेंस है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जो मास के कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वेट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे मैंने 2 नंबर में लिखा है कि इट इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल बीम बैलेंस। इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। ये क्या है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट का बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है। अब बीम बैलेंस किसको कहते हैं हम लोग, उसको समझिए। जो आप देखते हैं किसी भी दुकान में, जो आप सामान लेने जाते हैं, तो कुछ इस तरह का तराजू रहता है, कुछ इस तरह का तराजू आप देखे होंगे। तो यहाँ पे एक वो अपना बाट चढ़ाता है, एक लोहे का, जिसको बाट बोलते हैं। अब इसी के कंपैरिजन में, इसी के वजन के बराबर आपको यहां पर आपका सामान देता है। मान लेते हैं अगर आप चीनी खरीदने के लिए गए हैं, तो ये बाट का जितना वजन होगा, उसी वजन के बराबर यहां पर आपको बैलेंस करके आपको उतना सामान दे देता है। इसके अकॉर्डिंग आपको सामान दे रहा होता है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कंपैरिजन करके कि ये और ये यहाँ पर बैलेंस करता है, यहाँ पर वो मिलाता है कि जैसे वो बीच में आ गया, इसका मतलब कि ये जितना भारी था उतना ही आपको भारी सामान आपको दे दिया। तो ये हो गया आपका मास का मेजरमेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अननोन ऑब्जेक्ट से, एक क्वांटिटी से हम लोग उसको कंपैरिजन कर देते हैं, उसको बराबर कर देते हैं और हम लोग सामान को दे देते हैं। जिस तरह मैंने अभी यहाँ दिखाया कि यहाँ जो आपका सामान था, इसके अकॉर्डिंग आपको इसके बराबर करके सामान दे दिया। तो मास हम लोग मेजर करते हैं बीम बैलेंस में, उसी तरह से ये वेट मेजर किया जाता है आपका स्प्रिंग बैलेंस में। अब स्प्रिंग बैलेंस में क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि वेट पूरी तरह से ग्रेविटी पे निर्भर है, इसीलिए इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। अब स्प्रिंग बैलेंस कैसे होता है वो देखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक हुक लगा हुआ है, और इस हुक में आपका एक स्प्रिंग वाला मेजरमेंट करने वाला यहाँ पर सामान रखा हुआ है। इसमें आपका यहाँ से 0, 1, 2, 3 इस तरह का डेटा दिया हुआ है, और यहाँ आपका हो सकता है उसका कुछ सिंबल होगा। अब इसमें यहाँ पर एक अलग हुक है। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट को अगर लटकाया जाए, जो भी ऑब्जेक्ट को आप वेट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को यदि लटकाया जाए, तो देखेंगे कि ये जो आपका पॉइंटर है वो कहाँ तक आ रहा होता है। ये खिंचाने के बाद जैसे ये नीचे, जैसे ही यहाँ टंगेगा, तो निश्चित ही ये स्प्रिंग नीचे की तरफ खिंचाएगा, तो ये हो सकता है आपका यहाँ तक आ जाए। तो अगर यहाँ तक आएगा तो हम कहेंगे कि ये 3 न्यूटन इसका वेट हुआ। ये पूरी तरह से ग्रेविटी पे निर्भर है, इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पर जो हुक लगा रखे थे वो इसीलिए क्योंकि अब यहाँ से जो भी नीचे खींचेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो सिर्फ वही फोर्स होगा जितना ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है। तो आप अगर खींचेंगे तो आपका फोर्स हो जाएगा, लेकिन अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को टांग के, जिस ऑब्जेक्ट का आप वेट मेजर करना चाह रहे हैं, तो निश्चित ही कहेंगे कि इसमें जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है वही मेजरमेंट आपका यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो समझ पाए आप कि स्प्रिंग बैलेंस किसको कहते हैं, और साथ ही साथ आप बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस में क्या डिफरेंस है वो भी समझ पाए होंगे। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं इसको कि बीम बैलेंस में किसी एक अननोन क्वांटिटी के साथ उसके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसको बराबर करके दे देते हैं,
और स्प्रिंग बैलेंस में पूरी तरह से ग्रेविटी पे वो निर्भर कर रहा होता है, इसीलिए हम लोग उसको सीधा ग्रेविटी में लटका हुआ छोड़ देते हैं कि देखते हैं कि ग्रेविटी की वजह से वो कितना नीचे की तरफ खिंचाता है, उस जगह स्प्रिंग में कितना रीडिंग आ रहा होता है। तो इस तरह से आप बीम बैलेंस और स्प्रिंग बैलेंस को अच्छे से समझ पाए। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ये देखिए कि जो मास होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मैंने यहां लिखा है कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो हर जगह पे आपको मास सेम ही मिलेगा, मास में कभी भी बदलाव नहीं आता है। अब क्यों नहीं बदलाव आएगा, बहुत ही सिंपल सा बात है कि यदि मान लेते हैं इस पेन को मैं अभी यहाँ देख ले रहा हूँ कि इसका कितना मास है, इसमें कितना इसके मैटर कंटेन किए हुए हैं, कितना अमाउंट इसके मैटर का है, उसको मैंने देख लिया, उसको मेजर कर लिया। अब इसी पेन को मैं ले जाके मून में चेक करता हूँ, यदि मैं इसे चंद्रमा में जाके देखूंगा तो वहां पर भी इसमें जितने मैटर कंटेन कर रहे थे उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे अब अचानक से ये कैप गायब हो जाएगा या इसका आधा पार्ट गायब हो जाएगा, यानी इसमें जो मौजूद जो मैटर थे, इसमें जो मौजूद पदार्थ थे, ऐसा नहीं कि वहां जाके कम हो जाएगा। तो जितना इसमें पदार्थ इस अर्थ पे है उतना ही पदार्थ किसी भी जगह ले जाएंगे तो वो उतना ही रहेगा। इसीलिए कहेंगे कि मास कभी भी किसी भी वस्तु का चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये किसी भी प्लेस में ले जाएंगे तो चेंज नहीं होगा, बट इन द केस ऑफ वेट बिल्कुल ये चेंज होगा। तो यहां लिखा है कि इट इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्यों चेंज होगा, अब आप लगभग आप समझ गए होंगे कि वेट पूरी तरह से ग्रेविटी पे निर्भर है। तो यदि जहां पर ग्रेविटी अच्छा होगा, जहां पर ग्रेविटी होगा वहां पे आपका वेट होगा, लेकिन जिस जगह ग्रेविटी कम होगा या ग्रेविटी नहीं होगा उस जगह वेट बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर कहेंगे जहां कम होगा वहां पे वेट आपका कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मास प्लेस टू प्लेस में वैरी नहीं करता है, लेकिन वेट अलग अलग प्लेसेस में वैरी कर जाएगा। अलग अलग प्लेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालेंगे तो आपको वेट डिफरेंट मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट कैन नॉट बी जीरो, और वेट में लिखा है कि इट कैन बी जीरो। तो दोस्तों मास जीरो क्यों नहीं होगा, वो इसीलिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस दुनिया में उपस्थित है, अगर इस दुनिया में मौजूद है, तो कहेंगे उसमें कुछ न कुछ पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है, उसमें कुछ न कुछ मैटर के अमाउंट जरूर प्रेजेंट है। वो पार्टिकल है तभी ये ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस है, तभी ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें पार्टिकल्स ही मौजूद नहीं रहेंगे तो कहेंगे ये ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है। कैसे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस दुनिया में बना है, अगर इतना छोटा भी ऑब्जेक्ट है तो निश्चित ही इसमें छोटे छोटे कण मौजूद होंगे, इसमें मैटर मौजूद होंगे। अगर सोचिए कि ये मैटर है ही नहीं, तो मैटर नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसीलिए मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बात करें हम वेट की तो वेट जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट पूरी तरह से निर्भर कर रहा होता है ग्रेविटी पे। तो आप अगर ऐसे जगह पे ले जाके वेट मेजर करेंगे जिस जगह ग्रेविटी बिल्कुल भी काम नहीं करती है, लाइक अगर आप स्पेस पे ले जाके अगर मेजर कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो वहां पे आपको वेट का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में या फिर सुना होगा कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट लोग जाते हैं वो हवा में तैर रहे होते हैं, वो उड़ने लग जाते हैं, इस सरफेस को छोड़ के ऊपर हो जाते हैं, यानी कि उसका अपना कोई वेट ही नहीं रहता है, वो आराम से इधर उधर उड़ रहे होते हैं। क्यों? अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे उसको ग्रेविटी नहीं मिलता है। ग्रेविटी नहीं मिलता है तो नीचे खींचने वाला कोई नहीं, तो उस समय उसका वेट बिल्कुल से जीरो हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि मास का एसआई यूनिट केजी होता है। अब आते हैं वेट में, तो वेट का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो दोस्तों मैंने यूनिट के बारे में बताया हुआ है अपने वीडियोस में कि जब कभी किसी साइंटिस्ट का नाम से रिलेटेड कोई यूनिट हो और अगर उसे पूरा लिखना हो तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखते हैं, लेकिन यदि उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना हो यानी शॉर्ट में लिखना हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसी तरह से अगर कोई दूसरा यूनिट लिख रहे हैं, लाइक अगर मीटर लिख रहे हैं,
तो मीटर को भी अगर जब लॉन्ग में लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होगा, बट इसका जब एब्रिविएटेड फॉर्म लिखेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, इसको छोटी लेटर से हम लोग लिखते हैं। तो आपने यूनिट के बारे में भी जान लिया। अब लास्ट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसको भी थोड़ा जानिए। तो अगर मैं एक यहां मेजरमेंट लिखता हूं, मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg था, तो 10 kg और यहां पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन था। ठीक है, आप देख पाएंगे कि ये जो मैंने मेजरमेंट लिखा है वो मास का लिखा है और ये मैंने वेट का लिखा है। अब इसमें क्या क्या चीजें देखिए, जो न्यूमेरिक वैल्यू आप देख पा रहे हैं 10, यहां भी जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जब आप मेजरमेंट करते हैं, चाहे आप मास निकालिए, वेट निकालिए, लेंथ निकालिए या फिर कुछ भी निकालेंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड जरूर मिलेगा। अगर आप किसी का लेंथ निकाल रहे हैं तो बोलते हैं कि 15 मीटर, 20 मीटर, तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू था 20, 15, 30, ये सब को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोस्तों यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको मैग्नीट्यूड बस दिया रहे, अगर उसका डायरेक्शन नहीं दिया रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे, यदि आप मास मेजर करते हैं तो आपको पता है कि वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी भी अननोन क्वांटिटी के वो आप जो ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, जो भी सामान खरीद रहे हैं, तो वो उसके बराबर हो रहा है कि नहीं, तो वहां हम लोग कहेंगे कि उसमें आपका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही अगर बात करें हम वेट की, तो वेट में आपको मैग्नीट्यूड तो मिलता है, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी मिलता है। वो कैसे, जब आपका स्प्रिंग बैलेंस में किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे होते हैं तो अर्थ की तरफ वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में उसका फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ। तो इस मामले में कहेंगे कि वेट में आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो होप आप इसको समझ पाए होंगे कि क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है और क्या स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ पाए होंगे कि मास और वेट किस तरह से कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।